हिंदुस्तान के अंदर हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। जनता की आवाज़ कौन बात, छोटा छोटा जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, ये जो निकलते हैं वो जनता की आवाज़ को संग्रहित करते हैं, हिंदू हैं। और उनके भीतर अगर हिंदुत्व नहीं है तो हिंदुत्व उनके भीतर डाला जाता है। पैसे वालों ने आज़ादी को गिरवी रख लिया है। अच्छा। हिंदुत्व हमारी पहचान नहीं है। हमारी संकीर्णतावादी सोच और इन राजनीतिज्ञों की चाल के कारण हमारा एक विद्रूप काला चेहरा है। तो विप्लवी पुस्तकालय में हर विचारधारा की किताबें हैं जी। ज्ञान को बांधो नहीं। अगर लोग समुद्र में नहीं तैरेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि दुनिया क्या है। इसका और विकसित रूप देने के लिए पुस्तकालय समिति ने एक तय किया कि हम विभिन्न क्षेत्रों में मेधा चयन के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम योजना बनावे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। देखिए हमारे प्यारे दर्शकों, बार बार आपको एक चीज़ कहते हैं कि पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच रहने से क्या होता है पता है? एक कहावत है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो संगति में रहिएगा ना, तो हंस के संगति में बोगला भी हंस से दिखता है। तो हम सोचते हैं कि जब माहौल अच्छा है, जब हमारा शहर इतना सुंदर साहित्यिक है, तो हम उन अच्छे लोगों के बीच में क्यों ना रहें। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है अपने चैनल के माध्यम से अपने ज़िले के जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं उनको मैं आपके तक लाऊं, उनकी क्या विचारधारा है वो मैं आपके तक लाऊं, और कहीं ना कुछ बेहतर सीखने को मिलता है ना। जीवन जीने का एक नया नज़रिया बता जाते हैं पुराने लोग, है ना। तो पुराना वृक्ष फल दे ना दे, छाँव तो ज़रूर देता है। वैसे हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, आइए मिलवाते हैं उनसे। राजन जी हैं सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद भट्ट जी, आप यहाँ आए और इस पुस्तकालय से जुड़कर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी की हैं कि मुझे प्रसन्नता हुई कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जब बौद्धिकता का अभाव हो रहा है, आज भी बौद्धिक प्राणी हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। सर ज़्यादा बौद्धिक प्राणी तो हम नहीं हैं, बच्चे हैं सर आपके। और जब यहाँ घूम रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि अंकल ये जो है पूरा विप्लवी पुस्तकालय, ये तो ज्ञान का सिलेंडर है ना। तो इतना सारा ज्ञान इतने छोटे से जगह में कैसे आप एडजस्ट करके रखे हुए हैं? देखिए, रोशनी कम हो या ज़्यादा हो जी, वो अपने दायरे के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। और इसीलिए आप चाहे जिस हद तक ही सोचते हैं, जिस भी तरह की बातें सोचते हैं, उसमें आपकी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता जुड़ी हुई है। और इसीलिए हर प्राणी बौद्धिक है। अगर आप बौद्धिक नहीं होते तो आप यहाँ क्यों आते? अभी पंचायत का चुनाव है, आप जाकर बाइट लेते, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, वो पैसे देता। और यहाँ आप आए हैं, एक कप चाय भी मुश्किल से आपको हम पिलाएंगे, और तब भी यहाँ आए इसलिए कि आपको पुस्तकों से प्यार है। जी सर। और पुस्तकों से प्यार अगर नहीं हो तो इंसान नहीं रह पाएगा। और इस पुस्तकालय, विप्लवी पुस्तकालय की जो संस्कृति है वह इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए हमेशा सचेष्ट है और ये प्रयत्नशील रहता है। और इसीलिए आप आए हैं। आपके माध्यम से विप्लवी पुस्तकालय, इसके संबंध की जानकारियाँ और लोगों तक जा पाएगी। इसके लिए आपको फिर से विशेष रूप से धन्यवाद। सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मतलब जब मैं बाहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ या मुंबई जाता हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग कहते हैं यार लोग रामधारी सिंह दिनकर का बहुत नाम लेते हैं, है ना, कि बेगूसराय से आते हैं। जैसा जो राष्ट्रीय नेता, कुछ भी जो भी नेता है, चाहे वो कन्हैया हो या कोई और भी नेता हो, बार बार ये नाम लेते हैं कि मैं दिनकर की धरती से आता हूँ। दिनकर इस जिले की ही पहचान नहीं है, बिहार और देश की ही पहचान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर रामधारी सिंह दिनकर एक प्रतिष्ठित नाम है। जी। और आज दिनकर को आप खोज रहे हैं गली गली, बेगूसराय शहर के विभिन्न जगहों में, तो वो कोई गलत आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कि दिनकर जिस जमाने में
जिन चुनौतियों के सामने खड़ा थे, वो जमाना क्या था, दिनकर की इतनी लोकप्रियता क्यों हुई, दिनकर प्रसिद्धि क्यों पाए और दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों मिल गई। सरकार ने तो नहीं दिया, दिनकर ने अपनी ओजस्वी रचना के माध्यम से, उस समय जो देश गुलाम था, तो गुलामी के भी कारण उनके भीतर जो घुटन थी और जो प्रतिरोध की भावना थी, मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे, गरीबी उनके साथ जुड़ी हुई थी, बड़ा संयुक्त परिवार था, उसके परवरिश का सवाल था और ये परिवार के बड़े लड़के थे, इसीलिए इनकी जिम्मेवारी परिवार की भी थी, तो नौकरी इनकी मजबूरी थी। लेकिन नौकरी करते हुए भी इन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए लगातार इनके ट्रांसफ़र होते रहे। इसके बावजूद दिनकर ने समझौता नहीं किया, दबाव के बावजूद भी इनकी लेखनी अनवरत चलती रही और इसलिए राष्ट्रीय चेतना का जो उस वक्त का उबलता हुआ खून था, इनकी कविताओं के माध्यम से अपने आप को देख रहा था। इसलिए दिनकर की प्रसिद्धि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर है, राष्ट्रीय चेतना से संबद्ध है और उस वक्त कवि सम्मेलनों में 10-20 नहीं, 150 नहीं, हजारों लोग शरीक होते थे। और दिनकर की ओजस्वी आवाज़ और इनकी जो रचना की ताकत थी और उसके शैली, जिस शैली में ये सुनाते थे, दिनकर लोकप्रियता हासिल किए और दिनकर की लोकप्रियता उस समय की आवाज़ के साथ जुड़ के थी, अपनी धरती की आवाज़ वो बने, इसलिए दिनकर से हम गौरवान्वित होते हैं। लेकिन आज का ज़माना जो है, आज देश आज़ाद है, लेकिन देश की आज़ादी के बावजूद आज विकास किया देश, लेकिन उस विकास के लाभ का मालिक मुट्ठी भर लोग बन गए और आम लोग आज गरीबी में जी रहे हैं। सर वही है, आजादी महंगाई तो को मिली जिनके पास पैसे हैं। आज़ादी, पैसे वालों ने आज़ादी को गिरवी रख लिया है। अच्छा। और इसीलिए इस गिरवी रखे हुए देश की आज़ादी को हम बचाएंगे, तभी हमको रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी और हमारे परिवार के लोगों का इलाज होगा। सर मैं कहता हूँ, और इसीलिए आज जो कवि है वो कवि आज की समस्याओं को लिख रहे हैं, इसीलिए वो दिनकर है। कोई दिनकर एक ज़माने में हुए यही काफ़ी नहीं है, हर युग में दिनकर पैदा होते हैं। और दिनकर नाम से भी, जो दिनकर, आसमान में सूरज एक है और उसकी रोशनी दुनिया को ज़िंदगी देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए आज गांव-गांव, इलाके में आप देखेंगे कि जो असंतोष है और जो असंतोष उसके प्रतिरोध की आवाज़ बनता है, अगर वो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो दिनकर की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दिनकर की परंपरा स्थापित मान्यताओं के खिलाफ, परंपरावादी मान्यताओं के खिलाफ अगर हम संघर्ष करते हो तो दिनकर है। दिनकर के पद को छोड़ दीजिए, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, बहुत सारे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा छोड़ दीजिए। आप एक किताब दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय को ले लीजिए, जो आज देश के अंदर ये कौन है, इंसान है, ये पहचान उनकी नहीं है, भारतीय है इसकी पहचान नहीं है, ये हिंदू हैं। और उनके भीतर अगर हिंदुत्व नहीं है तो हिंदुत्व उनके भीतर डाला जाता है और वो हिंदुत्व उनके भीतर की मानवता, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू की उदात्तता है, उसको समाप्त कर देता है। और इसीलिए मुसलमान है ये, और उनके भीतर मुसलमान कह के उनको इस दायरे में खड़ा कर दिया जाता है कि अगर वो कट्टर नहीं भी है तो कट्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आज के समय में हिंदू और मुसलमान, अगला और पिछड़ा, जातिगत आधार पर सैकड़ों उपजातियाँ हैं और उन जातियों के आधार पर पहचान, और इस आधार पर समाज को तोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने जोड़ा था और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आज ऐसी शक्तियों के हाथ सत्ता चली गई है जो तोड़ने में विश्वास करती है, और तोड़कर जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है उसको, उसकी सहिष्णुता, सद्भाव, इसको मार कर, कट्टर बनाकर अपने वोट को सुरक्षित करने का काम कर रही है। और इसलिए आज के कवि प्रतिरोध के कवि हैं
और वो प्रतिरोध के कवि अपने आप में समर्थ हैं। और जिस दायरे तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है, चूँकि मीडिया पर कब्जा आज पूंजीवादी घराने का है जी। मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जो प्रिंट मीडिया है वो भी आम जनता के हित में अब नहीं रह गया है और उनको विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन के लिए बड़े घराने और सरकार के ऊपर वो आश्रित हैं, और इसीलिए वो भी जनता की आवाज़ नहीं बन पाते हैं। जनता की आवाज़ कौन बात, छोटा छोटा जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, ये जो निकलते हैं वो जनता की आवाज़ को संग्रहित करते हैं। इसीलिए बड़े मीडिया तंत्र को नहीं देखकर अब जो क्रांति होगी, अब जो परिवर्तन आएगा, अब जो नई चेतना जगेगी, नए युवा खून से जो चाहे मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, कि साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि पत्रकारिता के प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए आज और साहित्य के क्षेत्र में जो नए कवि हैं उनकी आवाज़ में ताकत है, लेकिन प्रसार कहाँ से मिलेगा? मीडिया नहीं है, प्रसार हम करेंगे अपने माध्यम से, अखबार पत्रिका नहीं है, और इसीलिए वो चुप जी। और इस स्थिति में आप दिनकर हर जगह पाएंगे। इसीलिए कि अंधेरा चाहे जितना घना हो उसको खत्म होना है। सर एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। आपने एक तरफ हिंदुत्व की बात की, एक तरफ जो अब मतलब हमारी विरासत, साहित्यिक विरासत रही है, बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और एक वर्तमान परिवेश भी है, हम युवाओं का भी एक परिवेश है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आज के ज़माने के लोग शिक्षा, साहित्य और इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक वो अपना परिवेश कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है सर कि तब के हिंदुत्व में और आज के वर्तमान हिंदुत्व में, आप जिस कट्टरता की बात कर रहे हैं, जिसको संलिप्त किया जा रहा है, तब के हिंदुत्व में आज के हिंदुत्व में क्या फ़र्क है? ये परिवेश बदलेगा कैसे? इस पर सबसे गहन चिंतन की बात है सर ये। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? सर मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू। मैं पहले पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, लेकिन आप सबसे पहले आदमी हैं जी, इंसान हैं। और आपको ब्राह्मण बनने के लिए पूछा गया था कि आप ब्राह्मण कोख से पैदा लें? बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। आप हिंदू धर्म में जन्म लें, ये आपसे पूछा गया था। और इसीलिए ना आपसे पूछकर आपकी जाति तय हुई, ना आपसे पूछकर आपका धर्म तय हुआ। एक ही चीज़ तय हुआ कि माँ के कोख से पैदा हुए, और इसीलिए आप माँ के कोख से जो पैदा होता है वो निष्पाप होता है, निर्दोष होता है। बाद में उसके दिमाग में जहर भरा जाता है, तुम फलानी जात के हो, ये बड़ी जात है, ये छोटी जात है, इससे अलग रहो। तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है, मुसलमान मलेच्छ हैं, इनसे दूर रहो। और समाज के अंदर भेदभाव माँ के दूध के साथ बच्चों को पिलाया जाता है। जब भक्ति आंदोलन पैदा हुआ साहित्य के अंदर, तुलसी, कबीर, रैदास, दादू, नामदेव, इन लोगों ने इंसान को पहचानने की कोशिश की और मानवतावादी दृष्टिकोण से साहित्य का सृजन किया। इसीलिए इनके यहाँ इस तरह की दीवारें खड़ी नहीं हुई, और भक्ति आंदोलन एक क्रांति थी। उस क्रांति को कबीर ने और व्यापकता प्रदान की थी। लेकिन आज साहित्य के क्षेत्र में उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा जो सत्ता के अनुकूल हो, जिनकी आवाज़ सत्ता के विरुद्ध की नहीं हो। और इसलिए व्यवस्था के विरोध, सत्ता के विरोध जाने का साहस वही करेंगे जो क्रांतिकारी नहीं, कम से कम मानवतावादी तो जरूर हो। और इसीलिए मानवतावादी दृष्टिकोण से जो आप सोचेंगे, तब आप सोचेंगे कि हिंदुत्व और इस्लाम क्या है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों के साथ दुश्मनी का, बैर भाव का, द्वेष का भाव नहीं रखा था। इसीलिए कि एक ही धरती के लोग थे। यहाँ जो मुसलमान बने, वो मुसलमान बने एक समय विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में, और वो ऐतिहासिक संदर्भ था कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा इतनी कट्टर थी कि यह छूत है, इसका पानी नहीं चलेगा। जिसका पानी नहीं चलेगा वो आपके धर्म में क्यों रहे, अपनी जगह खोजेगा। यह शूद्र है सेवा करने के लिए,
इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। मतलब वर्ण व्यवस्था करके इसलिए वर्ण व्यवस्था, जो मनोवादी वर्ण व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म को इतना कमजोर कर दिया है, इतना बांट दिया है कि अब इसको जो राजनीतिक तौर पर आज सत्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जातियों को जो तोड़ने की जरूरत थी, जो मानवतावादी एक उद्घोष होता, मानवतावादी समझ बनती, मानवतावादी चेतना बनती, उसकी जगह टुकड़े में बांटने का काम किया गया। और चूंकि यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, इसलिए यहाँ हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण पैदा किया गया। पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ इस्लाम का झंडा बुलंद किया गया। और आज आप देखेंगे कि रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, महंगी और भ्रष्टाचार के सवाल, विकास का सवाल नहीं करके यहाँ पर हिंदू और भय किससे? मुसलमानों से। और उसकी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो फैल जाएगा, कब्जा कर लेगा। ये खतरा हिंदुओं के द्वारा, हिंदूवादी राजनीति करने वाली ताकतों के द्वारा पैदा किया जाता है। और यही पाकिस्तान में किया जाता है। हिंदुस्तान हड़प लेगा, हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, और इसीलिए पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान हवा बनता है और हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान, और मूल रूप से अभी हिंदू और मुसलमान। और ये बात आप समझ रहे हैं कि ये हिंदुत्व हमारी पहचान नहीं है। हमारी संकीर्णतावादी सोच और इन राजनीतिज्ञों की चाल के कारण हमारा एक विद्रूप काला चेहरा। सर, एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा था पिछले कई सालों से, जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तब से लेकर आज तक एक चीज़ नॉर्मली देखा जाता है कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता, है ना, इतिहास को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि उनको उस चीज़ की कोई नॉलेज हो। तो कई दिनों से, कई सालों से जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो कवायद चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, किसी पार्टिकुलर पार्टी को लेकर, किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर, तो इन तमाम परिदृश्यों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, इतिहास प्रमाण के साथ चलता है जी। इतिहास को काल्पनिक आधार पर नहीं रच सकते हैं। आप कविता कहानी रच सकते हैं कल्पना के आधार पर, उसमें भी यथार्थ अगर नहीं है तो कल्पना बिखर जाती है। लेकिन इतिहास में तो स्वप्रमाण आपको उदाहरण देना होगा कि किस काल की बातें हैं, उसके क्या प्रमाण हैं। इसीलिए इतिहास को सत्ता हमेशा अपनी चेरी बनाने की कोशिश करती है। तो इतिहास में जो हम मिल्लत की संस्कृति है, जो भारत की सामासिक संस्कृति कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान, ये सभी जो इस धरती पर पैदा हुए भारतीय हैं। और इसलिए भारतीयता की संस्कृति, ये जो हमारी पहचान है, इसको तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? किनके द्वारा तोड़ा गया? आपने कहा भाजपा के आने के बाद। तो भाजपा पहले जनसंघ पार्टी के रूप में थी, इसके पहले हिंदू महासभा थी, और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका जन्म इन्हीं बातों के लिए हुआ कि मुस्लिम लीग अगर पाकिस्तान बनाने की बात करता है तो हम हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुओं का राज बनाएंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर केवल मुसलमान नहीं हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं। क्या इनको आप बाहर कर देंगे इस देश से? संभव नहीं। और इसीलिए इस देश की सामासिक संस्कृति, जिसके बारे में हमने कहा दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक बहुत ही अनमोल है। तो अब उस संस्कृति को मिटाने के लिए कौन काम कर रहे हैं? जो अंग्रेजी राज के समय अंग्रेजों के वफादार थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध, आरएसएस और मुस्लिम लीग, यानी हिंदू सांप्रदायिक संगठन और मुसलमान सांप्रदायिक संगठन, दोनों का जन्म अंग्रेजों ने पैदा किया। इसलिए कि फूट डालो शासन करो। तो फूट डालो शासन करो, अगर आपस में लड़ेंगे तो देश को हम गुलाम बना कर रखेंगे। 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में कुंवर सिंह, तात्या टोपे,
पहली लक्ष्मी, क्रांति। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके तमाम जो उस वक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन के जनक थे, जो अगुवा बने, उन लोगों ने हिंदू मुसलमानों को एक किया। फौज में भी जो हिंदू और मुसलमान थे वो एक बने, और जनता भी जो बटी हुई नहीं थी, एक बन के आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, अंग्रेज़ों के व्यापारिक एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका राज था। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधा एकदम ब्रिटिश साम्राज्य कायम हो गया यहाँ। हाँ, एम्पायर बन गया, उसका एक हिस्सा बन गया। और इस देश के अंदर 1857 से सीख लिया अंग्रेज़ों ने। इसी कारण से उसने फूट डालो शासन करो की नीति तैयार की, और लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया कि गुलाम मानसिकता को पैदा करो। जब तक दिमाग गुलाम नहीं होगा तब तक देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकोगे। इसलिए गुलाम मानसिकता से अंग्रेज़ों ने जो जिस इतिहास की रचना की, उसमें मुसलमानों को बाहरी बताया, जबकि मुसलमान यहाँ के अपनी दौलत, अपनी इज्जत, सभी कुछ हिंदुस्तान में रखे, हिंदुस्तान को पाते थे। उनके बाप दादे की हड्डियाँ भी यहीं दफन हैं, लेकिन उनको विदेशी करार दिया अंग्रेजी इतिहासकारों ने। और उस इतिहास को फिर से कौन जिंदा कर रहे हैं? जो उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ थे, आरएसएस और उनकी पार्टी, जो जिस रूप में भी जनसंघ, आज भाजपा इसी काम को आगे कर रही है। और इसीलिए गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, हाँ, विचार नवनीत एक किताब है, उसको आप पढ़ेंगे, यहाँ है पुस्तकालय में। थोड़ा सा उसको पढ़ा है, तो उसमें आप देखेंगे कि बंच ऑफ थॉट उनकी गीता है आरएसएस की। और उसी आधार पर इस देश के अंदर वो हिंदू राज्य बनाने के नाम पर इस देश के अंदर सरमाएदारों का, गोलवलकर जी ने तो उसमें सीधा और साफ ये भी लिखा है कि हमारा जो है उद्देश्य मतलब भारत की आज़ादी में भाग लेना नहीं है, अपने संघ के लोगों को जो नहीं, आरएसएस की घोषित नीति है कि अंग्रेजों ने हमको इस देश के अंदर आदमी बनाया। अच्छा, गुलाम नहीं बनाया, आदमी बनाया। इस देश को विकास का रास्ता दिया, इस देश को तरक्की दी। और इसीलिए वो अंग्रेज़ों के साथ जो उनकी साठगांठ नहीं, अंग्रेज़ों के कोख से जो वो जन्म लिए कि अंग्रेजी राज टिकी रहे, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाते रहे। और हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने का तात्पर्य यही था अंग्रेजी राज का, कि आपस में लड़ते रहे। इसलिए इतिहास की रचना आज इसी रूप में की जा रही है इनके द्वारा, कि कभी भी हम एक नहीं थे, सब दिन हम अलग थे, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बटे हुए थे। और इसीलिए आज भाजपा इसी काम को कर रही है। और इतिहास लेखन सिलेबस में चेंज करना, तमाम चीज़ों में जो आज स्थापित मान्यताएं हैं उसको ख़त्म करना, जो संवैधानिक इस देश की मर्यादा है, इस देश की संवैधानिक स्वायत्तता और पहचान है, इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनके लिए संविधान महत्वपूर्ण नहीं है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर आज जो स्थिति पैदा हो गई है कि समस्याएं विकराल काल बन के सामने है, लेकिन हम हिंदू और मुसलमान बन के लड़ रहे हैं। सर देखिए, राजनीतिक परिदृश्य को हम एक साइड रख देते हैं, अब मतलब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे पुस्तकालय पर, जहाँ मैं बैठा हूँ, जिनके संरक्षण में ये पूरा पुस्तकालय चलता है। सर क्या कुछ खास है इस पुस्तकालय में? क्योंकि हमने चारों तरफ देखा सर, लगभग जितने महारथी लेखक रहे हैं साहित्यिक दुनिया के, सभी लोगों की तस्वीरें हैं, सभी लोगों का लिखा हुआ संकलन है। एक दो लोगों की तस्वीर मुझे नहीं दिखी, और जैसे मिंटो जी का तस्वीर नहीं दिखा मुझे, मैंने बोला भी कि उनकी तस्वीर नहीं है। और सर इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ शहर से लोग आकर यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं, और यहाँ क्या क्या चीज़ उपलब्ध है उनके लिए, पढ़ने वाले लोगों के लिए जो साहित्य से प्रेम करते हैं? तस्वीरों के साथ आप अगर जुड़े हैं तो आप इन तस्वीरों में हर क्षेत्र के महापुरुषों को देखेंगे। हर क्षेत्र के महापुरुष। छोटी सी जगह है, लेकिन इस छोटी सी जगह में कोशिश की गई है कि हम सभी क्षेत्र के महापुरुषों का तस्वीर लगाएं, ताकि बच्चों की शिक्षा इन तस्वीरों के माध्यम से हो सके। चूँकि साहित्य से पुस्तकालय का ज़्यादा लगाव है,
इसलिए साहित्यकारों की तस्वीरें यहाँ ज़्यादा हैं। सादत हसन मंटो की तस्वीर भी आप तलाशेंगे, निश्चित ऊपर नीचे है ही। अच्छा है और ही। इसीलिए कोई ऐसे साहित्यकार नहीं हैं जो जनता के लिए जिए, लिखे, और आज नहीं भी हैं तो वो मौजूद हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनकी तस्वीरें यहाँ हैं। अब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है यार, मतलब ये सवाल है सर कि यहाँ जो लोग आएंगे पढ़ने के लिए या बाहर से ही लोग जिनको साहित्य से प्रेम है, लगाव है, तो उनके लिए यहाँ किस किस तरह का संकलन है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ आने के बाद हैं? देखिए, थोड़ा सा मार्केट से हटकर है सर हमारा पुस्तकालय। देखिए मार्केट से हटकर है तो कलकत्ता से शांति निकेतन की दूरी कितनी है? सर मैं नहीं गया हूँ। 120 किलोमीटर। जी सर। और जो शांति निकेतन है वो आदिवासियों का इलाका है, जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, बलुआही मिट्टी, जो उपजाऊ नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में जो चाहते कर सकते थे। बिल्कुल। उनका घर था, उनका प्रभाव था, उनके परिवार का प्रभाव था, बहुत बड़े खानदान से थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता नहीं करके कलकत्ता से दूर शांति निकेतन की स्थापना की, और आज विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया के अंदर एक पहचान पाए हुए है। तो इसीलिए शहर के अंदर तो स्वर्ण जयंती पुस्तकालय जिला का केंद्रीय पुस्तकालय है, सरकार उसको चला रही है, लेकिन वो पुस्तकालय किन्हीं के लिए अब जगह नहीं बच गई है जहाँ जाके वो पढ़े और जहाँ जाकर वो शिक्षा अर्जित सर करे। एक सवाल और भी है कि विप्लवी पुस्तकालय अभी कुछ दिनों पहले 2019 से आप लोग मेधा प्रतियोगिता करवा रहे हैं बच्चों के बीच। इस बार क्या है उन बच्चों के लिए, और ये प्रतियोगिता कब से होगी और कैसे होगी, इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपने पुस्तकों के बारे में पूछा था। हाँ। तो विप्लवी पुस्तकालय में हर विचारधारा की किताबें हैं जी। और हर विचारधारा की ही नहीं, धार्मिक किताबें इतनी ज़्यादा यहाँ हैं कि आप किसी भी तरह के धार्मिक ग्रंथ को खोजेंगे यहाँ आपको उपलब्ध है। और चाहे वो गांधीवादी विचारधारा के हों कि समाजवादी कि साम्यवादी, सभी विचारधारा की किताबें यहाँ आपको मिलेंगी। हमारी पुस्तकालय की जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये कि किसी तरफ की हवा को आने से रोको मत, सभी हवाओं को आने दो, ज्ञान को बांधो नहीं। अगर लोग समुद्र में नहीं तैरेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि दुनिया क्या है। और इसीलिए ये पुस्तकालय एक सागर की तरह है जहाँ सभी मतांतरों के बावजूद भी सभी विचारधारा की किताबें हैं, और इसका लाभ भी पाठकों को मिलता है। आप खास करके जो किताब यहाँ आप पढ़ेंगे तो इसमें सभी विषयों की किताबें हैं। पहले तो आपको बताया विचारधारा की किताबें हैं, अभी कह रहा हूँ कि सभी विषयों की किताबें हैं। और आज जब विद्यार्थियों के भीतर किताब पढ़ने की भूख मर रही है तब किताब की संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। कठिनाई है चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, खास करके स्मार्ट टेलीफोन के आ जाने के बाद, और बच्चों के भीतर जब टेक्स्ट की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई आजकल नहीं हो पा रही है, तो साहित्यिक किताबें और बाहरी दुनिया के बारे में जाने, ये प्रवृत्ति कम होती जा रही है। और ये टूटता हुआ समाज, टूटता हुआ परिवार, एकल संस्कृति जब डेवलप कर रही है, उस दौर में हम चाहते हैं कि एक सही स्वस्थ चेतना जगे। इसीलिए किताबों में भेदभाव नहीं है, सभी तरह की किताबें हैं। जो जिस विचार से आए, जिस उद्देश्य से आए, उनको यहाँ की किताबें रास्ता दे। इसीलिए कि किताबें कभी गलत नहीं सिखाती हैं, और अगर उसमें कोई ऐसी धारणा है तो आप उसको बिना पढ़े समझ नहीं सकते हैं कि गलत है या सही है। इसीलिए मनुष्य के मस्तिष्क को समुन्नत होना चाहिए और उसके भीतर निर्णायक शक्ति होनी चाहिए कि वो जाने कि वैज्ञानिक दृष्टि कैसे पैदा होती है। और जब तक वैज्ञानिक दृष्टि नहीं होगी तब तक आप सही चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए पुस्तकालय हर तरह की चीज़ें परोसते हुए एक वैज्ञानिक चेतना
आधुनिक चेतना पैदा करने के लिए प्रयासरत है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ है कि 2019 से हम नहीं चला रहे हैं मेधा प्रतियोगिता। ये बच्चों के भीतर कैसे प्रतिभा विकसित हो, तो बहुत पहले से ही एक हमारे इसी गांव के ग्राम रत्न उनको कह सकते हैं, और ग्राम रत्न और देश के स्तर पर जिनकी ईमानदारी कर्मठता की आज भी चर्चा की जाती है, वो हरिहर प्रसाद सिंह थे, बेगूसराय जिले का प्रथम IPS। तो उन्होंने सर्वप्रथम इस तरह की कल्पना की थी कि जिस विद्यालय में वो पढ़े हैं और गांव में जो विद्यालय है, जो अब इंटर हाई स्कूल बन गया है, पहले मिडिल स्कूल तक था, उसमें प्रतियोगिता चले और प्रतियोगी छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए और जो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आवे उनको सम्मानित किया जाए। सम्मान राशि भी वही अपनी ओर से देते थे। तो इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते रहे। इसका और विकसित रूप देने के लिए पुस्तकालय समिति ने एक तय किया कि हम विभिन्न क्षेत्रों में मेधा चयन के लिए, प्रोत्साहन के लिए हम योजना बनावे। और इस बार जो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने पूरे ज़िले के छात्रों के बीच अभियान चलाया, पुस्तकालय की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। एक दिन केवल मेधा प्रतियोगिता में उत्तीर्ण या भाग लिए छात्रों को ही हम लोग देते हैं। जो 23 मार्च भगत सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजन होता है, उसका दूसरा दिन हो जाता है कि केवल हम भविष्य के लिए दें, युवाओं के लिए दें, छात्रों के लिए दें। और इसलिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ यहाँ एक उत्सव के माहौल में आते हैं और उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको उत्साह मिलता है और पुस्तकालय की योजना का भी एक हद तक सफलता मिलती है कि हम केवल किताबों के माध्यम से नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उनको उभारे, जैसे वाद विवाद में, क्विज में, ड्राइंग में, खेल कूद में, सभी क्षेत्रों में, चित्रकला में, संगीत में, नाटक में, हर क्षेत्र में प्रतिभा जो हमारे बीच है वो मुखरित हो, विकसित हो और वो जिस विधा में भी आगे बढ़ सके, इसका हौसला उनके भीतर पैदा हो। और इसीलिए विश्व 22 के लिए जो चयन प्रतियोगिता अभी से ही तैयारी की जा रही है, इसमें पूरे ज़िले के बुद्धिजीवियों को समेटा जा रहा है, शिक्षकों को जोड़ा गया है और बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान करके इस काम को किया जाएगा। क्योंकि अगर पुरानी पीढ़ी आज या तो खाट पकड़े हुए है, अधिकांश गुजर गए, जो बीच वाली पीढ़ी है वो जो बनना था बन गए, अब क्या बनना है, तो जिनके भीतर ये संभावना है उनके साथ पुस्तकालय जुड़े और उनकी प्रतिभा को विकसित करें। आइए बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना ज़्यादा अमूल्य वक्त हमको देने के लिए, हमारे चैनल के दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र राजन जी को, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, इसीलिए हमने इनको आपके तक लाया। देखिए होता क्या है, दिखाने को तो हम कुछ भी उलझुल दिखा सकते हैं, किन्हीं से मिला सकते हैं, कुछ भी वाइट लेकर सुना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं वैसे लोगों के बीच जाऊं जो कुछ बोलें तो हमारे दर्शकों तक कुछ अच्छा संदेश जाए, आप उनसे कुछ सीखें, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही एक रोचक व्यक्ति के साथ। नमस्कार।